अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर 13 अपना देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं जी डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन ऑसिलेटर रेजिस्टेड मोशन। इसमें हमारे पास जो है फोर्सेस के बारे में ही डिस्कशन होंगी, जिसमें हम ऑसिलेटर मोशन देखेंगे लेकिन रिस्ट्रिक्टेड देखेंगे, और उसमें एक चीज़ जो है वो डैम्प्ड फोर्सेस को भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी में बुक अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर्स ली हुई हैं। अगर आपको इसका क्लियर विजन ना हो, नज़र सही ना आ रहा हो, तो आप अपने सामने जो है वो बुक भी ओपन कर सकते हैं। ओके, इससे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रॉम मोशन जो है, जैसे हमारी पेंडुलम की मोशन है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाती हूँ कि अगर हमारा ये पेंडुलम है, इसकी मोशन कैसे होगी। ये पहले इस पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस इस पॉइंट पे आएगा, फिर इस पॉइंट पे जाएगा, फिर इस पॉइंट पे। इसको हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। ये रेयरली फाउंड करती है इन रियल सिस्टम में। सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट रिटार्डिंग फोर्सेस एंड डंपिंग फोर्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम और सम अदर कॉजेज इज ऑर्डिनरी प्रेजेंट। यहाँ पे आपको फ्रिक्शन भी नजर आ रही होगी इस डायग्राम में, और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस के एलिमेंट्स होते हैं जो निगलेक्ट किए होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को निगलेक्ट नहीं कर रहे, उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर द केस व्हेन द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जब डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल होगी, तब हम उसको डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन का नाम देंगे। सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ स्ट्रेट line in subject to the restorative force is minus m and omega square x, where x is the distance of the particle at time t from a fixed point O in the line। जैसे अभी इसी की एग्जांपल ले लें पेंडुलम की ही, कि हमारे पास ये पेंडुलम जो है ये एक फिक्स पॉइंट O है। इस फिक्स पॉइंट O से हमने किसी लाइन तक जो है वो टी टाइम में जो है ये यहाँ पे जाएगा इस पॉइंट पे। तो इसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने इस x का नाम दिया है। और रिस्टोरेटिव फोर्स जो है ये दोबारा इस पॉइंट पे जब आएगी तो रिस्टोरेटिव फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, और इसमें डैम्पिंग फोर्स कब इम्प्लीमेंट होगी। डैम्पिंग फोर्स माइनस m k x फर्स्ट डेरिवेटिव वेयर k इज अ positive component। Clearly the equation of motion of the particle is, एक्चुअली दिस वर्ड इज अ कांस्टेंट नॉट कंस्टेंट। यहाँ m की जगह s आना है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे k हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। रिस्टोरेटिव फोर्स होती है वो दोबारा उसको रिस्टोर कर सकती है, जबकि डैम्पिंग फोर्स जो है, डैम्पिंग फोर्स पहले वाली फोर्स को कमजोर कर रही होती है। जैसे हमारी वेव्स हैं, जैसे जैसे आगे प्रोसीड करती है तो उनमें कमजोरी आती जाती है। सिमिलरली हमारे पास स्प्रिंग की मोशन है, एक हमारे पास जो है वो स्प्रिंग है इस फॉर्म में। इस स्प्रिंग को अगर हम यहाँ पे कोई चीज प्रेशर लगा के इसके ऊपर कोई प्रेशर वाला एलिमेंट लगाएं और उससे इसको प्रेस कर दें नीचे की तरफ, तो थोड़ी देर तक तो ये ऐसे मूव करती रहेगी, तो वो रिस्टोरिव फोर्स आती रहेगी एक दो दफा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी फोर्स डैम्पिंग पोजीशन पे चली जाएगी, मतलब कम होना शुरू हो जाएगी, कमजोर होना शुरू हो जाएगी। तो उसको हम डैम्पिंग फोर्स का नाम देते हैं, जो जब हमारी फोर्स जो है उसकी कमजोर होना शुरू हो जाए। क्लियरली द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के पार्टिकल हैं उसको वो किस फॉर्म में बनेंगे, m मैस है, x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसमें दो चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगी जी, इसमें हमारी रिस्टोरेटिव फोर्स आएगी और डैम्पिंग फोर्स आएगी। और इसको अगर हम जो है लेके आए अपनी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट की बनेगी, जिसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, x की जगह d यूज करते हुए। x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, या d जो है वो डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, where d स्टैंड फॉर d by dx। ओके, द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हमने बनाई है। एक्सिलरी इक्वेशन से फिर हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, इस p की वैल्यू से हमारे तीन केसेस अराइज होते हैं। कौन कौन से, लेस देन टू जीरो, इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन टू जीरो। ये वाली चीज जब लेस देन जीरो होगी तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब ग्रेटर देन जीरो होगी तब इफेक्ट क्या होगा, और जब इक्वल टू जीरो होगी तब इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब लेस देन जीरो होगी तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, मीन टू से हमारी ये वैल्यूज, इसका आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव स्क्वायर्स आएंगे की फॉर्म में आएंगे। तो वहां से हम जो है p की वैल्यू इसमें ले सकते हैं, माइनस के
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारी माइनस एन वाली टर्म जो है यहाँ पे आके प्लस वाली टर्म में हो जाएगी। और इस इक्वेशन को जो पी की ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और उसका हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो वो जनरल सोल्यूशन हमें इस ई रेज टू द पावर माइनस के टी बाई 2 के फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस के है और इसके साथ यहाँ पे टी आ जाना है, और ये चीज़ हमारे पास क्या है एन, और यहाँ एन के साथ क्या है जी टी आ जाना। आई थिंक सो ये आई ऐसे ही एक्स्ट्रा में लग गया है, ये नहीं है इंक्लूड होना यहाँ पे, और इस एन के साथ यहाँ पे एंगल में वो हमारे पास टी आ जाना है। अगर ये एन इंक्लूड ना होता, सिर्फ हमारे पास क्या आता साइन अल्फा, वेर ए एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स। ए और अल्फा क्या है, ये और ये अल्फा कॉन्स्टेंट्स है। इन दिस केस द मोशन इज ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक। ये हमें साइन की मोशंस कैसी होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है, और इसके पीरियड्स जो है वो बनते हैं पीरियोडिक मोशन होती है। और इसका जो हमें पीरियड मिलेगा या ऑसिलेशन का पीरियड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 पाई बाय एन मिलेगा हमें, ठीक है। क्योंकि हमें साइन जो है उसका पीरियड पता है वो 2 पाई होता है, और इसके एंगल में एक एन इन्वॉल्व हो रहा है जो कि यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी वैल्यू के बाद वो वेव जो है वो दोबारा अपना टर्न लेगी, उसको चेंज करेगी। वेव में जो टर्न आएगा वो इतने टाइम पीरियड के बाद आएगा। बट द एम्पलीट्यूड, ये चीज किसको डिनोट कर रही है, या एम्पलीट्यूड को, इज नो लॉन्गर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा सिंस के इज सपोज्ड टू बी स्मॉल। द एम्पलीट्यूड स्लोली डिक्रीज विद द टाइम। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे हमारी आवाज है, किसी का बंद कमरे में हम अपनी आवाज को ऊंची सारी कोई अल्फाज बोले तो थोड़ी देर तक तो वो गूंजती है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं। कैसे, जैसे जैसे टाइम जो है वो इंक्रीज होता है, इसी तरह ये एम्पलीट्यूड जो है ये कम होता जाएगा जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो 0 को पहुंच जाएगा। देयरफॉर अल्टीमेटली एक्स बिकम्स एंड परमानेंटली रिमेन 0। तो एक्स हमारे पास जो है वो उस सूरत हाल में क्या बन जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, तो ये वाली टर्म जब हमारी 0 हो जाएगी तो कंप्लीट एक्स जो है वो भी 0 हो जाएगा। वी देयरफॉर से दैट मोशन डिकेज विद टाइम। जो मोशन होगी वो क्या होगी, टाइम के साथ कम होती जाएगी। द कांस्टेंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ डंपिंग। द फर्स्ट केस इज दैट ऑफ स्मॉल डंपिंग। ये जो अभी हमने केस डिस्कस किया ये स्मॉल डंपिंग का केस था, और इसमें के जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ डंपिंग है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 एंड पुटिंग x डॉट इज इक्वल्स टू 0। हमने जब ये अभी हमने x का रिजल्ट फाइंड आउट किया है, इसको डेरिवेटिव इसका लिया और हमने वहां पे x डेरिवेटिव की जगह 0 पुट किया, तो हमें जो है वो कुछ इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी tan की, ठीक है। आप ये देख सकते हो ये वैल्यूज जब हमारे पास आ रही हैं तो हमारी ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू, इसको हम 0 रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू हम इक्वल टू 0 नहीं रख सकते क्योंकि इसमें सीरीज की फॉर्म इन्वॉल्व है, इसलिए हम दो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये साइन की वैल्यू 0 होगी, ये तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि हमें ए की जो है वो वैल्यू पता है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है जैसे पाई की एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से हमने फर्दर जो है इसका tan वाली वैल्यू वो ली है, tan इनवर्स इज इक्वल टू इंटू tan इनवर्स जो है वो आउटसाइड लिया है, इसको इस वाली साइड पे लेके आएंगे, देन यहाँ से tan जो है यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। tan इनवर्स था ना तो ये tan हो जाएगा। एंड वी से दैट ये जो ये पॉइंट है एन टी प्लस अल्फा, इसको हमने एक नाम दे दिया, बीटा का नाम दे दिया। एन टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वे बीटा पाई प्लस बीटा 2 पाई प्लस बीटा 3 पाई प्लस बीटा। अब हमारी जो वैल्यूज होंगी वो इस बीटा पे कब कब चेंज होंगी, जैसे ही पहले बीटा पे आएगी वैल्यू, फिर पाई उसमें एलिमेंट ऐड होगा तो फिर उसमें एक चेंज आएगा, 2 पाई पे एक चेंज आएगा, 3 पाई पे पीरियोडिक सिस्टम के तहत उसमें चेंजेस आते जाएंगे। Recall the fact that the tangent function is periodic function। हमें पता है कि tangent function भी हमारा periodic function होता है, and period having pi, क्योंकि इसका period pi होता है इसलिए यहाँ हमने जो है pi इंक्रीज लिया है, 2 pi इंक्रीज नहीं लिया क्योंकि साइन का हमारा 2 pi पीरियड होता है whereas tan और cot का pi पीरियड होता है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो x डेरिवेटिव जब 0 के इक्वल होगा तब t की वैल्यू क्या बन जाएगी, t की वैल्यू बनेगी बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय n, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय n, क्योंकि ये देखें बीटा माइनस अल्फा हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट की थी ना, इस टर्म को हमने क्या कहा था, बीटा कह दिया था, और ये वाली चीज जो है इसको हम अल्फा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा जो है वो डिवाइडेड बाय एन टर्म कौन सी हमारे पास आ रही है, एन टर्म ये वाली हम टर्म जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो ये डिवाइड होके हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट इससे क्या हमें मिलेगा कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एन ये आ जाएगा।
फर्स्ट हमारी टी की वैल्यू ये बन जाएगी, सेकंड वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड वैल्यू बनेगी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एन, सेकंड ये बनेगी और टी की ये वैल्यूज बनती हैं। मीन टू से हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट, ये कौन सा है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एन, ये पॉइंट है पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एन, ये पॉइंट है 2 पाई प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली ये पॉइंट और इसी तरह ये कम होते होते कम हो जाएंगे और खत्म हो जाएगी। फिर द वेलोसिटी वैनिशेस आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ पाई बाय एन, ये कि कब जो है वो वेलोसिटी वैनिश हो रही है, हर पाई बाय एन यूनिट ऑफ टाइम के बाद ये कम होती जा रही है और फिर वैनिश हो रही है। द ग्राफ ऑफ मोशन इज शोन द फॉलोइंग फिगर टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में जो है हमने क्या किया है, अल्फा की जगह 0 पुट करते हुए ये हमने एक ग्राफ बनाया है और ये शो कर रहा है मोशन को, ठीक है। The maximum and minimum point of graph correspond to the instants at each of which the velocity of particle vanishes. मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट हमें मिलेगा ए डैश, ये वाला पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट, इस ए से ए डैश पे और इस बी से बी डैश पे, ये दो पॉइंट्स हमें जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स के मिलेंगे, जो कि सेम होंगे 2 पाई बाय एन की फॉर्मेट के, क्योंकि हमारे पास यही वाली वैल्यू 2 पाई वैल्यू ही हमारी आई थी जो हमने यहाँ फाइंड आउट की थी डेरिवेटिव में, 2 पाई बाय एन, ठीक है। ये वाली चीज देखिए, ओके। From equation 3, it is evident that the values of x displacement of particle from the mean position lies between the curve x is equal to ae minus e raised to the power kt divided by 2 and x is equal to minus ae k1 divided by 2। अब यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की जो है वो कहाँ से है, कर्व्स कौन से हैं, पहला कर्व्स है जी ए ई माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2, ये वाला हमारा कर्व है जी ए ई, दिस कर्व, ये वाला कर्व है, ये कर्व क्या शो कर रहा है जी, ये कर्व किस इक्वेशन से मिल रहा है, इससे x इज इक्वल टू ए ई माइनस के टी बाई 2, और ये कर्व हमें कैसे मिल रहा है जी, माइनस ए ई रेज टू द पावर माइनस के टी बाई 2, मीन टू से हमारी जो वेरिएशन रह रही है वो इसी के बीच में ही आ रही है, इसी में इंक्रीज हो रही है और इसी में डिक्रीज होते होते इसी मैक्सिमम पॉइंट और इसी मिनिमम पॉइंट में रहेगी और फिर एक पॉइंट पे जाके एंड अप हो जाएगी। Now we will discuss its case number 2, जब हमारे पास केस के डिवाइडेड बाय 4 मीन टू से जो हमारा इनसाइड है स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उस जब वो ग्रेटर देन 0 होगी तो तब हम जो है इस वैल्यू को लैम्डा स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मीन टू से अगर हमने इसको लैम्डा स्क्वायर का नाम दिया, वी से दैट लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो उसके रूट्स इस फॉर्म के बनेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में आ जाएगा और ये हमारे पास लेमडा आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लेना है ना। एंड जनरल सोल्यूशन, इस तरह की जो हमारे पास वैल्यूज एक्सिलरी इक्वेशन आती है या एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं उसको हम जनरल सोल्यूशन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब ये सॉल्यूशंस जो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं ना, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल इक्वेशन मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसमें 9 चैप्टर जिसमें आप जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते थे, जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, ये वही वाले सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिएगा, फिर ये लेक्चर जो है दोबारा सुनिएगा तो आपको ये सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। The motion is अपीरियोडिक मीन नॉन पीरियोडिक, मीन टू से उसमें वेव्स नहीं आ रही, उसमें कोई एक पीरियड नहीं है जिसके बाद वो जाके दोबारा उसी वैल्यू पे उसी पॉइंट पे सेम वैल्यू हमें दे रहा हो। एंड नॉन ऑसिलेटरी, इसमें ऑसिलेशंस भी नहीं है। इट्स इज कॉल्ड अ डेड बीट, एक हमारे पास बीट डेड पॉइंट पे भी मिलती है तो ये वो डेड बीट है। बोथ द एक्सपोनेंशियल्स डिके विद टाइम, दोनों वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं टाइम के साथ साथ और इसी तरह हमारी ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो 0 की तरफ मूव कर रही है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब थर्ड केस है। थर्ड केस में जी जब ये हमारे पास इंटेग्रेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास ही w इक्वल टू आ जाएगा k बाई 2 आ जाएगा, एक प्लस के फॉर्म में एक माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे प्लस और माइनस की फॉर्म में
आएंगे, देन वी से इसका सोल्यूशन जो है हम वो लिखेंगे a प्लस बी टी रेज टू पावर माइनस डब्ल्यू टी की फॉर्म में आ जाएगा। इन दिस केस आल्सो द मोशन इज अपीरियोडिक एंड नॉन ऑसिलेटरी। इसमें भी क्या है जी, डेड बीट आ रही है, जैसे जैसे हमारा ये वैल्यू टाइम की चेंज हो रही है वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है, इसलिए ये डेड बीट है। यहाँ पे भी हमें नॉन पीरियोडिक वेव मिल रही है। इन दिस केस सिस्टम इज सेट टू बी द क्रिटिकली डैम्प्ड। इसको हम क्रिटिकली डैम्प्ड का नाम देंगे क्योंकि यहाँ पे हम जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को। Next section is damped forced oscillations. In order to overcome the damping effect of a medium and applied force called driving force, जो लेके चल रही होती है क्या मीडियम को और या उस पर अप्लाई हो रही होती है, उसको हम ड्राइविंग फोर्स का नाम देते हैं। इन जनरली अप्लाइड इन सच अ केस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेटर। लेकिन सिस्टम में उसको किस नाम से जाना जाता है, डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेटर को, इवन दो वो ड्राइविंग फोर्स हमारे सिस्टम को लेकर चल रही होती है। लेकिन हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में वो डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेटर के तौर पर जानी जाती है। द अप्लाइड फोर्स इज यूजुअली अ पीरियोडिक फोर्स, जो हमारी ये अप्लाई करते हैं हम फोर्स इन एन एडिशन टू द रिस्टोरेटिव फोर्स एंड डंपिंग फोर्स डिस्क्राइब्ड अबव। जैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि हमें जो है पीरियोडिक फोर्स में कौन कौन सी दो चीजें मिलेंगी, रिस्टोरेटिव फोर्स और डंपिंग फोर्स मिलेंगी। द ऑसिलेटर इज सब्जेक्ट टू एन अप्लाइड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एम एफ कोस पी टी। जो हमें अब कोई भी फोर्स अप्लाई होती है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, वेयर एफ एंड पी आर बीइंग कांस्टेंट। यहाँ एफ और पी जो है वो क्या है, कांस्टेंट्स है, एम मास है, टी जो है वो टाइम है। एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स, देन इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज, अगर हम जो है जैसे जैसे हमारा एक्स एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसमें चेंज के साथ साथ हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो मोशन आएगी, वो किसी ना किसी इक्वेशन को फॉलो कर रही होगी। तो जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि हम यहाँ पे इस साइड पे क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे रिस्टोरेटिव फोर्सेस प्लस हम इसकी डैम्पिंग फोर्सेस लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या एक चीज और ऐड हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। इसको अगर हमने, अब आप नोट करेंगे कि हमने इससे पहले जो पढ़ा है उसमें हमने उसको सिर्फ जनरल सोल्यूशन देखा, अब हम इसके पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ आएंगे क्योंकि इस साइड हमारे पास अब एक वैल्यू आ रही है। अब अगर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये फॉर्म हमें मिल जाएगी। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल। पहला सॉल्यूशन हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नाम देते हैं, दूसरा सॉल्यूशन हमें इस पार्टिकुलर पार्ट के इंटीग्रल से मिलेगा। तो जब हम इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का, मीन टू से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेंगे या जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट में हम इस चीज को इक्वल रखेंगे जीरो के, और वहां से हम जो है ऑब्टेन करेंगे अपने आंसर को। 240, मुझे पेज चेक कर लेने दीजिए एक मिनट, ये 248 है, नेक्स्ट वन इज 249, ओके, has already been obtained above in the first article। इसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, यही वाली इक्वेशन थी जो हमने पहले इसके भी 3 केसेस डिस्कस किए, वो यही वाली इक्वेशन थी, तो इसका हमने सॉल्यूशन जनरल निकाल लिया हुआ है। उसमें हमने नोटिस भी किया कि 3 केसेस बने थे, और ये भी हमने देखा था कि हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था वो डिके कर रहा था, कम हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसलिए फॉर दिस रीजन दिस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रांसिएंट सॉल्यूशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, ये डिके होने की वजह से इसको ट्रांसिएंट सॉल्यूशन का नाम देते हैं। द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑन द अदर हैंड जनरली डज नॉट डाई आउट। ये चीज तो हमारी डिके हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो हमारी ये वाली साइड है ये भी डिके करेगी, नहीं डिके करेगी, या इसका कैसा बिहेवियर होगा। Therefore, the ultimate motion of system depends upon that part of solution which called the steady state solution। अब हम उस पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो कि हम स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन जिसको नाम देंगे, ठीक है, और पार्टिकुलर इंटीग्रल की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उसको हम जो है वो यहाँ पे लिख देते होते हैं, और इसी इक्वेशन को हमने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ पी की फॉर्म में हमने जो है वो ले लिया, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में हमने इसको ले लिया। देन इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, सॉल्यूशन हम इसको लेंगे, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम टर्म हम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं,
नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर डिवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसके स्क्वायर्स बना सकें। देन ये मल्टीप्लिकेशन कॉस इनके साथ हो जाएगी और ये चीज बन जाएगी। देन एफ एंड दिस थिंग इज नोन एज, इसको हम क्या कह देंगे, आर कह देंगे। और यहाँ से हमारे पास जो है के पी नो पी टी ओवर अल्फा। ओके, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला डिफाइन हो रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, वो वाला हम लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, उसको क्लोज किया हमने, तो ये वाली चीज मिल जाएगी। पहले आपने क्या करना है, कोस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, देन इस पे जो है वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि साइन अल्फा जो है उसने क्या नाम दिया है, साइन अल्फा को डब्ल्यू स्क्वायर माइनस पी ओवर आर, और कोस अल्फा को क्या नाम दिया है, के पी डिवाइडेड बाई आर नाम दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये चीज हमें मिलती है। Thus the particular integral, sorry, पेजेस एकदम से टर्न आउट हो गए थे, मैं इसको दोबारा इस पॉइंट पे ले आऊँ। Thus the particular integral और the steady state solution is, हमारा सोल्यूशन क्या बना है इस सूरत हाल में, f over r sin pt over alpha, ये वाली चीज जो है ये सोल्यूशन हमारा आया है। where r and alpha as the value stated above, अल्फा और r की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ये देखो ये r की वैल्यू है और अल्फा की वैल्यू जो है साइन के लिए ये है और कोस के लिए ये है, ठीक है। The steady state which is a periodic function of time will not decay with time, steady state जो है ये periodic function होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, आप देख सकते हो साइन इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस इन्वॉल्व हो रहा है, और ये दोनों के दोनों क्या है जी, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शन है और ये टाइम के साथ जो है वो इसमें पीरियड इंक्लूड होंगे और ये टाइम के साथ जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट इज एफ ओवर आर एंड एक्स विल ऑलवेज बी लाइज बिटवीन माइनस एफ ओवर आर एंड एफ ओवर आर। तो स्टेडी स्टेट जो है उसका एम्पलीट्यूड जो वो कहाँ रहेगा, बिटवीन एफ ओवर आर एंड एक्स कंपोनेंट के। नोट दैट रेजोनेंस हम इसकी देखने जा रहे हैं, जो हमने आर की वैल्यू ली थी उसको हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट ऐड किया था ना, कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो ये चीज हमारे पास आ गई है। फर्दर हमने इसको स्केयर ओपन कर दिया, स्केयर ओपन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें ये डिस्कस करेंगे कि आइदर ये जो हमारे पास डब्ल्यू स्केयर माइनस के स्केयर डिवाइडेड बाई 2 है, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये हमें जो है डब्ल्यू व्हेन इफ डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन के ओवर अंडर रूट 2 आर स्केयर विल बी मिनिमम, अगर ये W की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी इससे, तो हमारी आर स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और मिनिमम होने की सूरत में हमारे पास पी स्केयर माइनस दिस टर्म विल बी इक्वल टू, मिनिमम होते होते कहाँ पहुंच जाएगी, ये 0 पे पहुंच जाएगी और हमें पी की वैल्यू यहाँ से हम इससे पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। When this condition is satisfied, the amplitude is maximum and the corresponding frequency of steady state p by 2 pi is called the resonance frequency। जब ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस पॉइंट को, कि जब ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो तब हमारा क्या है जी, मैक्सिमम बन जाती है एम्पलीट्यूड। और इस दौरान जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टेडी स्टेट p by 2 pi is called the resonance frequency। हम इस p डिवाइडेड बाई 2 पाई जो है उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एग्जाम्पल में कहा हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m oscillates in a line with natural period 2 pi by w if an applied force f cos t pt now acts in the line so that particle is instantaneously at rest at 0 time at a distance d from the center of the oscillation. Prove that the displacement of the particle from the center at subsequent time is given by this। अब हमने जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, वेयर एज हमें अप्लाइड फोर्स भी दी हुई है, हमें पीरियड भी दिया हुआ है और ये भी कंडीशन दी गई है कि हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट की पोजीशन में जा रहा है जैसे जैसे हमारा जो है डिस्टेंस ऑसिलेशन सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ जा रहा है। तो इसमें हम यही करेंगे, नेचुरल पीरियड बीन पीरियड ऑफ प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेचुरल पीरियडिक मोशन जो होती है वो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, उसमें हमारे पास जो है ये डैम्पिंग फोर्स नहीं आती, सिर्फ हमारी रिस्टोरेटिव फोर्स ही आती है।
और ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, उस पर हम इंटीग्रेट कर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने। नोट दैट देयर इज नो डम्पिंग फोर्स, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस ये यहाँ पे डिस्कस किया हुआ ना। इसी तरह हम इसका जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन निकाला कम्प्लीमेंट्री, और पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन निकालेंगे, और इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो दोनों को ऐड करके मिलेगा। फिर हमें जनरल सोल्यूशन कैसे हमें मिला, ये हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन। फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके उसने जो कंडीशन हमें दी है, कंडीशन क्या दी है, टाइम 0 चलेगा, टाइम जब 0 हो जाएगा, जैसे जैसे x जो है हमारा डिस्टेंस बन जाएगा, x जो है वो डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, ठीक है, इस डेरिवेटिव वाले में और इसमें दोनों में 1 और 2 में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें दोनों को सॉल्व करते हुए d की वैल्यू मिलेगी। इस d की वैल्यू एंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, d की वैल्यू मिल जाएगी, एक हमें ये चीज मिलेगी, ठीक है। अब इक्वेशन 4 गिव्स दैट, ये इक्वेशन 4 हमें क्या देगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, अल्फा का cos की वैल्यू वो हमें मिलेगी π/2 एंड सो 3 गिव्स, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस 3 में पुट करेंगे π/2, तो साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये a की वैल्यू हमारे पास सिर्फ अकेली रह जाएगी। सिमिलरली यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस a की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ हमने अपने दोनों सॉल्यूशंस ऐड किए थे। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो पुट अप कर देंगे, कंडीशन से जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट अप करने के बाद हमें ये जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, और ये वो हमारा इक्वेशन होगी जो हमें जो है डिस्टेंस दे रही होगी, जो हमें डिस्प्लेसमेंट बता रही है पार्टिकल की फ्रॉम द सेंटर ऑफ सबसीक्वेंट एट टाइम t, ठीक है, वही चीज जो उसने हमें प्रूव करने को कहा था वो मिल जाएगी। सिमिलरली इसकी एग्जांपल नंबर 2 है, आप इसकी एग्जांपल नंबर 2 भी देखिएगा, सेम पैटर्न पे भी दी हुई है, कुछ थोड़ा बहुत ही इसमें फर्क होगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। इसमें केस अगर आपको दिया हुआ है एक लेस देन वाला केस, तो देन उसका भी सोल्यूशन निकाल के कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फंक्शन का सोल्यूशन और पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन का सोल्यूशन निकाल के उसको प्लस करके जनरल सोल्यूशन निकाला हुआ है, कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन। अब हम आते हैं जी वर्टिकल मोशन विद एयर रेजिस्टेंस की तरफ। वर्टिकल मोशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होती है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द एटमॉस्फेयर, एयर रिटार्ड मोशन फॉर ऑर्डिनरी velocities neither very small nor very large. This retardation is very nearly proportional to the square of the velocity. Anyhow, for academic interest any other law of resistance may be assumed. अब जैसे आप देखिए कि आप माउंटेन पे जा रहे हो या तेज हवा चल रही हो, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो हवा का प्रेशर आपको पीछे की तरफ धकेलता है, तो वो एयर रेजिस्टेंस होती है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे डाउनवर्ड, पहला केस देखेंगे डाउनवर्ड मोशन। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। हमने क्या किया कि एक पार्टिकल था जो इस पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा था, उसने यहाँ पे डाउनवर्ड उसको फेंका है, ठीक है, एट एन इनिशियल हाइट अबव द ग्राउंड। हाइट कितनी थी ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंडिंग पॉइंट है, ग्राउंड से उसने अबव किसी हाइट से फेंका है। द रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज अज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी। अब जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो इस पे इम्प्लीमेंट हो रही होगी, और वो कैसे कितनी इम्प्लीमेंट होगी, वेलोसिटी के स्क्वायर्स के जितनी इम्प्लीमेंट होगी। लेट अस डिस्कस इट्स मोशन, उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। लेट द डिस्टेंस फॉलन थ्रू m, उसका मास कितना m है, टाइम t ए बी एक्स, एंड एयर रिटार्डेशन भी माइनस m लैम्डा v स्क्वायर। अब जो वो मोशन उसकी मास m है, टाइम t है, कंपोनेंट x है, तो उसमें ये एयर रेजिस्टेंस आ रही है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें ग्रेविटी भी इंक्लूड होगी, ठीक है, ये रिटार्डेशन एयर रिटार्डेशन आएगी, साथ में मैस इनटू ग्रेविटी जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। अब यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x का जो है वो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री वी गेट g बाय लैम्डा इज इक्वल टू k स्क्वायर, इसको हम k स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, और सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी j बाय k स्क्वायर। सो द इक्वेशन बिकम्स एज, इसको हम लैम्डा की टर्म से निकाल के हम इसको k कांस्टेंट की टर्म में इसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायग्राम भी बनाई हुई है। ओके देन
ये जो डबल डेरिवेटिव है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जी बाई के स्क्वायर इनटू dx, हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसके डिनोमिनेटर में लेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो हमें इस साइड पे जो इंटीग्रेशन के बाद जो सोल्यूशन मिला वो ये वाला सोल्यूशन हमें मिला है। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट अगेन, उसको बता रहा है अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी और यहाँ पे एक फैक्टर x इन्वॉल्व हो जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब इनिशियल कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन ये है कि हमारे पास जो है वेलोसिटी 0 है जब कंपोनेंट 0 हाइट पे है, मीन टू से जो हाइटेड पर्सन है, जो ऊपर खड़ा हुआ आदमी है, उसके हाथ में वो पार्टिकल है, उसने अभी नीचे नहीं फेंका, उस टाइम पार्टिकल जो है उसका डिस्टेंस भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। जब हम v भी 0 पुट करेंगे, x भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ इस फॉर्मेट की इक्वेशन मिलेगी और वहाँ से हम फर्दर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं के स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर की, जिसको हम लॉग की फॉर्म में है तो इसलिए हम ये लॉग की फॉर्म जो होती है उसको ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ई की फॉर्म और साथ में सुप्रीमम इसलिए लिखा है कि ये ई की फॉर्मेट बन जाएगी और इस ई की फॉर्मेट की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे अगेन अपनी इक्वेशन में तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस जी टू जी एक्स सुप्रीमम which gives v in terms of x। v को हमने किस टर्म्स में फाइंड कर लिया, x के टर्म्स में। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन में बी रिटन एज, इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा हमने लिखा है टाइम के टर्म में, अब हमने इसको लिखा है और टाइम के टर्म में लिखते हुए यहाँ पे हमने अगेन इसकी इंटीग्रेशन की है और यहाँ से हमने इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। इसके फार्मूला जो हमने सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन करते होते थे ना, उसमें जो उसका ए पार्ट बनाते थे और ये बी पार्ट बनाते थे, मुझे वो टॉपिक का नेम नहीं याद आ रहा, वैसे इसको हमने सेपरेट करके इनके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के पुट की यहाँ पे। ये इंटीग्रेशन की हुई है बेसिकली, इसके लिए इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने ये सारा काम किया। देन वो इंटीग्रेट करने के बाद अब हम जो है अपने इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम इंक्लूड कर रहे हैं पहले, इससे पहले हमने यहाँ पे एक्स एलिमेंट को डिस्कस किया था। जब हमारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप b कांस्टेंट जो है पुट करके यहाँ पे हम देखेंगे तो b वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। जब b 0 होगी तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास यही इक्वेशन रह जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम निकाल सकते हैं के वी पावर की v की वैल्यू, वो हमारे पास ये फॉर्मेट में आ जाएगी। सिमिलरली इसमें से हम v जो है बाय डिविडेंडो और कंपोनेंडो फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी और इसमें से देन k जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो चीज़ है e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x विल बी इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। दिस गिव्स v इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये हमें क्या दे रहे हैं, v जो है इससे पहले हमने v निकाला है इन टर्म्स ऑफ x, अब हमने v निकाला है इन टर्म्स ऑफ टाइम। To obtain x in terms of t, we eliminate v between equations 4 and 5। जो हमने v निकाला है in terms of x और ये जो v है in terms of t, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे। इक्वल रखते हुए यहाँ से हमने t को एलिमिनेट कर देना है और बाकी हमने x एक साइड पे सेपरेट आउट कर लेना है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो ये हमें जो है x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देन है जी नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी और लिमिटिंग वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी और लिमिटिंग वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ये वाला एक टॉपिक में और ऐड कर देती हूँ, फर्दर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी और लिमिटिंग वेलोसिटी जो है वो क्या है जी, टर्मिनल वेलोसिटी और लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ रेजिस्टिंग मीडियम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इट कैन अटेन। जो कोई पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी ले सकता है वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी होती है। लेट v will be maximum when dv by dt is equal to 0 या dv by dx is equal to 0। मतलब जब velocity with respect to time या velocity with respect to x 0 हो जाएगी तो वो कहाँ पे होगी, अपने terminal velocity या limiting velocity पे होगी। Then the above equation of motion
is either forms as v is equals to k and k is अंडर रूट जी ओवर लैम्डा। ये हमने पहले भी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है इक्वेशन ऑफ मोशन की जो ऊपर है, इससे पहले हमने डिस्कस की है इसी टॉपिक में, इसी सेक्शन में। तो वहाँ पे हमारी के की वैल्यू ये है, v सिंपली इक्वल रह जाएगा के और के की वैल्यू क्या है जी ओवर लैम्डा है, विच गिव्स द लिमिटिंग वेलोसिटी इन केस ऑफ डिस्कस्ड अबव। अब हमने पहले डिस्कस की है डाउनवर्ड मोशन, अब हम करेंगे अपवर्ड मोशन। कोई चीज अगर हम हवा की तरफ फेंके, ऊपर की तरफ उछालें, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जमीन पे, ग्राउंड पे, और उसने जो है एक पार्टिकल ऊपर ऊपर की तरफ फेंका यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी जो है उस पे v और x v इन टर्म्स ऑफ x एंड v इन टर्म ऑफ टाइम उसको फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने डाउनवर्ड मोशन में निकाला था। इसमें हम क्या करेंगे जी, सपोज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन एन इनिशियल स्पीड, स्पीड क्या है इनिशियल v नॉट है, आज से सपोज दैट एयर रेजिस्टेंस इज देयर एंड एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल है इस, इसलिए वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के भी लाजमी आएगा। इफ x इज द हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t, x क्या है जी, हाइट है जो इस पार्टिकल ने अटेन की है टी टाइम में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस फॉर्म में हमारी जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी एंड इनटू ये एक्सेलरेशन तो नहीं बनेगी, लेकिन x के कंपोनेंट में हम जो वेलोसिटी देखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ हाइट देखेंगे। देन इसमें डेफिनेटली ग्रेविटी भी इंक्लूड होगी। अब चूंकि हमारी जो है वो हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और ग्रेविटी रिवर्स साइड पे है, तो इसलिए ये ग्रेविटी के एम जी के साथ जो है वो माइनस का साइन इंक्लूड हुआ है, ठीक है। इसमें से भी हमने क्या किया, एम कैंसिल आउट कर लिया, देन हमने इसको लेमडा के फॉर्मेट में लिख लिया। लेमडा के फॉर्मेट में लिखने के बाद यहाँ हमने इसकी वैल्यूज के की फॉर्मेट में पुट कर दी, जैसे हमने लेमडा की पहले वैल्यू पुट की थी ना, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक। और लेमडा ये वाली चीज ये देखें, ये जो लिखी हुई है इसको जी ओवर के स्केयर लेमडा की जगह पुट कर दिया और यहाँ पे भी पुट कर दिया, तो हमें जो है वो ये चीज, ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें से फर्दर हम इसकी जो है टू जी डी एक्स दोनों साइड पे टू मल्टीप्लाई करने हैं। टू मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि ये हमारी जो है वो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, और इसलिए हमने दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको विद रिस्पेक्ट टू वी, इंटीग्रेशन हमने इसकी की, और यहाँ पे ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स 0 है और वेलोसिटी क्या है v नॉट है, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, जहाँ v नजर आएगा वहाँ v नॉट पुट कर देंगे। तो a की इस इक्वेशन में तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी a की। अब इस वैल्यू को दोबारा हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा लॉग होगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और ये लॉग आ जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस का साइन जो है अगर लॉग में हो तो हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख लिया। डिवाइड की फॉर्म लिखने के बाद यहाँ से हम x की वैल्यू सेपरेट आउट कर लेंगे, बाकी सारी टर्म एक साइड पे कर देंगे। अगेन dv बाई dt, अब दोबारा हम क्या करेंगे, dv बाई dt को कंसिडर करेंगे। पहले हमने dv बाई dx को यहाँ पे कंसिडर किया था, अब dv बाई dt को कंसिडर करने जा रहे हैं और उसको हम कंसिडर करेंगे, उसकी वैल्यू भी सेम निकालेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हुए। इसमें इनिशियल कंडीशन अपनी पुट करेंगे टाइम 0 वेलोसिटी v नॉट, और वहां से हम जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू b की निकाल के दोबारा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ है, जो पहले हमने इससे पहले डिराइव की, और वेलोसिटी का रिलेशन x हाइट के साथ है। Similarly, वो में find the motion of the particle moving vertically downward or upward when the resistance of air is assumed to the proportional to the first power of the velocity। इसी तरह हम उसकी पावर लेते हुए, वेलोसिटी की पावर जैसे हमने स्केयर लिया ना, इसी तरह वेलोसिटी की पावर प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ वेलोसिटी लेते हुए भी हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। अब एग्जांपल ये जो दी हुई है इसको आपने करना है, खुद से देखिएगा, इसमें जो प्रॉब्लम हुई फिर मुझे वो बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इसमें जो है अपवर्ड मोशन है, जैसे ऊपर वाली दो एग्जांपल में डाउनवर्ड मोशन का डिस्कस था ना, इन दो एग्जांपल्स में जो है वो अपवर्ड मोशन डिस्कस की हुई है। एग्जांपल्स कीजिएगा और इनके साथ जो इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। इसमें एग्जांपल 3 भी है, पहले तो आप इसकी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, देन एक्सरसाइज जो है उसको ट्राई आउट कीजिएगा।
जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना हो वो फिर आप मुझे बताइएगा, हम उनको ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।